हेलो बच्चों, अब आप लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। 1-2 दिन में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। पहले तो आप ये जानिए कि आपका प्रैक्टिकल जो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 भागों में बटा हुआ है। इंटरनल टीचर मतलब कि आपके कॉलेज के टीचर 15 नंबर तो उनका रहता है, जिसमें कापी और साल भर का जो मूल्यांकन होता है उन सबको मिला के साथ में एक प्रयोग आपको करना होता है। वह प्रयोग मिला के 15 नंबर तो इंटरनल का मिल जाता है। और बहुधा यह देखा गया है कि इंटरनल टीचर जो होते हैं अपने सभी बच्चों को 15 नंबर दे देते हैं। तो आपका मुख्य लक्ष्य है जो बाहर से टीचर आ रहे हैं उनको प्रसन्न करना, यानी उनके प्रश्नों का जवाब देना। और उनके प्रश्नों का यदि आप जवाब दे देंगे तो आपका 15 नंबर और हो जाएगा, तो यानी आप 30 में 30 नंबर पा जाते हैं। नहीं तो कुछ नंबर आपके कम हो जाते हैं जो कि बाद में आपको कष्ट का कारण बनते हैं। तो पहले ये जानिए कि प्रैक्टिकल में बाहरी नंबर कैसे बटा हुआ है। पहला प्रयोग जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का होता है, जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन 250 ml में बनाकर अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। यह 4 नंबर का होगा। इसके लिए हमने आपको 3 वीडियो बनाया है, लेबोरेटरी 1, लेबोरेटरी 2, लेबोरेटरी 3। उस 3 वीडियो में इससे संबंधित जो भी वाइवा है हमने सब उसमें बता दिया है। यदि आप उन 3 वीडियो को देख लेंगे तो चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो उन 3 वीडियो में इसका वाइवा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी टीचर नहीं पूछ सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, दिए गए अकार्बनिक लवण से अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का विश्लेषण करना। यह भी 4 नंबर का होता है, तो 4 4 8 नंबर। और तीसरा होता है दिए गए कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना या पहचान करना। ये 3 नंबर का होता है। और 4 नंबर का वाइवा होता है जो टीचर बाहरी लेता है। ये 4 नंबर का वाइवा वैसे तो वह कुछ भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री बहुत विशाल है, लेकिन जो ये आप 3 प्रैक्टिकल करते हैं, इन 3 प्रैक्टिकल में पहले और दूसरे प्रैक्टिकल से वह ज़्यादा पूछता है। और जो तीसरा प्रैक्टिकल है क्रियात्मक समूह की पहचान करना कार्बनिक यौगिक, तो जैसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका टेस्ट 1-2 टेस्ट याद रख लीजिए। और इसमें IPAC नेम कहेंगे तो हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि कैसे IPAC नेम लिखा जाता है। तो IPAC नेम इसमें पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बचता है प्रयोग 2, दिए गए अकार्बनिक लवण से अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का विश्लेषण करना। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो 4 है, उसमें हमने अम्लीय मूलकों का डिटेल में बताया है। और 5वें वीडियो में हमने क्षारीय मूलकों का डिटेल नहीं, थोड़ा सा शार्ट में बताया है। तो उन्हीं का फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा। क्षारीय मूलकों में और भी वाइवा बनता है, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। अम्लीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक से संबंधित क्या प्रश्न पूछेंगे। जब आप अंत में रिपोर्ट करेंगे, परिणाम लिखेंगे कि हमारे दिए गए अकार्बनिक लवण में मान लीजिए आपने परिणाम लिखा कि कार्बोनेट है और मान लीजिए किसी ने लिखा Fe है, तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि दिया गया लवण क्या था। तो आप इन दोनों को मिला के लवण बताएंगे। तो लवण बताएंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा Fe2 और CO3 का होल थ्राइस, तो फेरिक कार्बोनेट हो गया। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि दिए गए लवण में जब आप अम्लीय और क्षारीय मूलक बताएंगे तो आप पूछेंगे कि लवण कौन सा दिया गया था। एक ये। दूसरा, यदि आप इसके टेस्ट बताते हैं, पूछ दिए कि अम्लीय मूलक का आपने परीक्षण कैसे किया है, तो आप टेस्ट बताएंगे। टेस्ट में बेटा जब प्रयोग के बाद अवलोकन आता है तो अवलोकन में आपने देखा होगा कि वहीं पे कुछ न कुछ बनता या बिगड़ता है। तो इसी अवलोकन से प्रश्न पूछा जाता है। जब आप कहते हैं कार्बोनेट के टेस्ट में कि सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, तो एग्जामिनर तब वहाँ पूछता है कौन सी गैस निकलती है। फिर आप कहते हैं चूने के पानी में प्रवाहित किए तो सफ़ेद हो गया, तो क्या बनता है। फिर ज़्यादा देर तक प्रवाहित किए तो गायब हो जाता है, तो क्या बनता है।
तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अवलोकन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अम्लीय मूलक आप जो भी नोट करेंगे, कार्बोनेट नोट किए तो उसके अवलोकन को देखिए, अवलोकन में जो चीज़ें हैं उसका उत्तर आप इसके रिएक्शन को जब देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया को, तो क्या बनता है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। एसीटेट में ब्लड रेड कलर बनता है तो फेरिक एसीटेट का बनता है, तो आप रिएक्शन द्वारा उसको जान लेंगे। तो यदि आप कार्बोनेट लिखे हैं तो कार्बोनेट के अवलोकन को पूरी तरह याद रखना होगा। नाइट्रेट यदि जो बच्चा लिखा है कि नाइट्रेट है और मान लीजिए अमोनियम लिखा, तो नाइट्रेट का पूरा अवलोकन याद रखना होगा कि नाइट्रेट में क्या क्या बनता है। और फिर जैसे इसमें जब आप नाइट्रेट परीक्षण, रिंग परीक्षण बताएंगे और कहेंगे कि भूरा छल्ला बनता है, तो पूछेगा वो भूरा छल्ला क्या है, तो आप बताते हैं फेरस नाइट्रोसो सल्फेट का बनेगा। तो इस प्रकार से अमोनियम का टेस्ट हो गया। तो अम्लीय मूलक का टेस्ट में जो अवलोकन है उस अवलोकन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पहला सबसे सिंपल प्रश्न पूछा जाता है जो आप निकाले हैं उसका आपने टेस्ट कैसे किया, तो टेस्ट याद रखिए और अवलोकन से संबंधित प्रश्न को देखिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आता है क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक हमने आपको लेबोरेटरी 5 में बताया है, ये 7 समूहों में बांटा गया है, 0 समूह से लेकर 6 समूह में। 0 समूह में अमोनियम प्लस है, प्रथम समूह में AgHg2+ और Pb+2 है, और इस प्रकार से हमने 6 समूह में आपको याद करने के तरीके बताए हैं। तो पहला काम होता है आप सदस्यों को समझिए कि किस समूह में कौन से सदस्य हैं, फिर उनके वर्ग अभिकर्मक याद करिए कि कौन से वर्ग अभिकर्मक से वह पूरा ग्रुप अवक्षेपित हो जाता है और किस रूप में अवक्षेपित होता है। तो उस चार्ट को आपको याद रखना होगा, सदस्यों की संख्या। उसके बाद जब आप वर्ग अभिकर्मक लिखते हैं तो आपने देखा है कि प्रथम वर्ग में HCl मिलाते हैं, लेकिन द्वितीय वर्ग में HCl की उपस्थिति में H2S गैस। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। यही सेम काम यहाँ ये अम्ल है, अम्ल की उपस्थिति में आप H2S गैस पास कर रहे हैं। उसी प्रकार से तीसरे ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डाला जाता है वर्ग अभिकर्मक के रूप में, तो वहाँ हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित कराते हैं, यहाँ सल्फाइड के रूप में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों HCl की उपस्थिति में इसको किया जाता है और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्यों अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डाला जाता है। एक प्रश्न ये होता है। दूसरा प्रश्न और टेक्निकल पूछना होता है, तो इस HCl को हटा के कह देते हैं कि क्या यहाँ पे हम NaCl ले सकते हैं, और इस H2S के स्थान पे कहेंगे Na2S ले सकते हैं कि नहीं। उसका जवाब उसी प्रकार से इस अमोनियम क्लोराइड वाले में भी कहेंगे कि NaCl और NaOH क्या लिया जा सकता है, इसका जवाब आपको देना होगा। इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाना होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, इसको आपको जानना होगा। और दूसरा आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? इसकी परिभाषा है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा समान आयन के उपस्थिति होने पर घट जाती है, उसी को हम कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो HCl की उपस्थिति में जो H2S है, तो यहाँ कॉमन आयन H+ है, यहाँ पे भी H+ है, तो ये कॉमन आयन हो गया। ये प्रबल है HCl, ये H2S दुर्बल है। तो HCl की उपस्थिति में H2S के आयनन की मात्रा घट जाएगी। H2S जब दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो इसके आयनन की मात्रा वैसे भी कम थी, लेकिन इसकी उपस्थिति ने इसके आयनन की मात्रा को और कम कर दिया। तो यह जो सल्फाइड माइनस माइनस है ये कम पैदा होगा, आयन के रूप में कम पैदा हुआ। तो यह केवल द्वितीय ग्रुप के
क्षारीय मूलकों के सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित कराने के लिए उत्तरदायी हुआ। द्वितीय ग्रुप में आप जानते हैं क्या क्या है। द्वितीय ग्रुप में Pb को भी रखा गया है, कॉपर भी है, कैडमियम भी है, बिस्मथ भी है। तो यह द्वितीय ग्रुप इस सल्फाइड से ये आयन Pb++, कॉपर++, इससे संयोग करके कॉपर सल्फाइड, Pb सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड और बिस्मथ सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। क्योंकि जब इनके आयन और इनके आयनों का गुणनफल किया जाता है तो वह कॉपर सल्फाइड जो होगा उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। लेकिन तृतीय ग्रुप के सदस्य जैसे Fe, क्रोमियम, एल्युमिनियम या चौथे वर्ग जिंक, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये इस सल्फाइड द्वारा उतने आयन नहीं उत्पन्न हो पाते कि जिंक सल्फाइड मैग्नीज सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो पाए। तो यह केवल द्वितीय वर्ग के सदस्यों को ही अवक्षेपित कराता है और इसीलिए यह Cl इम्पॉर्टेंट है। वही काम यहाँ अमोनियम क्लोराइड वाले में भी होता है। अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। जब ये कम हो जाएगी, यह तो पहले से ही कम थी क्योंकि यह दुर्बल विद्युत अपघट्ट था, यह साल्ट है, लवण है, लवण पूरी तरह आयनित होता है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में इसके आयनन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि अमोनियम प्लस यहाँ से भी मिल जाएगा तो ये ज़्यादा दे देगा। तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो है बहुत ही थोड़ा NH4+OH- के रूप में मिलेगा, यानी OH- कम मिलेगा। तो जब OH- कम मिलेगा तो यह OH- केवल तृतीय ग्रुप के सदस्य Fe+3, एल्युमिनियम+3 और क्रोमियम को ही अवक्षेपित कराने में सक्षम होगा। चौथे वर्ग जैसे जिंक हाइड्रॉक्साइड, निकिल हाइड्रॉक्साइड, इन सबको अवक्षेपित नहीं करा पाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह Cl के स्थान पे हम NaCl और H2S के स्थान पे Na2S ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। तो प्रबल के उपस्थिति में इसके आयनन की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सल्फाइड माइनस इतना ज़्यादा देगा कि द्वितीय के साथ साथ चौथा वर्ग भी अवक्षेपित हो जाएगा, तृतीय भी अवक्षेपित हो जाएगा। तो आगे के वर्ग के सदस्य अवक्षेपित होकर द्वितीय वर्ग के परीक्षण में बाधा डालेंगे। उसी प्रकार से यदि अमोनियम क्लोराइड के स्थान पे NaCl ले लिया जाए, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के स्थान पे NaOH ले लिया जाए तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा और NaOH में OH- इतना ज़्यादा आयनित होगा कि वह तृतीय वर्ग के सदस्यों के साथ साथ चौथे वर्ग के सदस्य, पांचवें वर्ग के सदस्य, यहाँ तक कि छठवें मैग्नीशियम को भी अवक्षेपित करा देगा। तो जब सब इसी से अवक्षेपित हो जाएंगे NaCl NaOH से, तो हम परीक्षण नहीं कर पाएंगे। हम तो परीक्षण के लिए टोली बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं ताकि आसानी से कम कम सदस्यों का एक एक वर्ग में अवक्षेपण करा के उनके परीक्षण द्वारा उनकी पहचान कर सकें। तो बेटा इतना वाइवा आपका तैयार होना चाहिए। और दिए गए कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह की जहाँ तक पहचान की बात है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान क्या होती है, COOH, उसका आप टेस्ट याद कर लीजिए। नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पे पहले आपको एलिमेंट टेस्ट याद रखना होगा। एलिमेंट टेस्ट में नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि का परीक्षण है। इस प्रकार से यह आपका कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह का पहचान किया जाता है। यद्यपि इन्हीं दो से ज़्यादा वाइवा पूछा जाता है। तो बेटा अब आपका वाइवा संबंधित जो प्रश्न थे, यदि आप पांचों प्रैक्टिकल देख लेते हैं और इतनी बातों को ध्यान रख लेते हैं तो आपका वाइवा तैयार हो जाएगा। इससे अतिरिक्त यदि कोई पूछता है तो समझिए जो नेम रिएक्शन होते हैं जैसे राइमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये तब पूछी जाती हैं जब आप इन सब प्रश्नों के जवाब दे लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। थैंक यू।